अंकल ने हानिया के लिए बॉडीगार्ड रखा है। सैम ने बताया कि सारा दिन चिपका हुआ था इसके पीछे। हादी ने उन्हें देखते हुए बताया। हाँ, बताया था हारिस ने। अच्छा किया, किसी दूसरे बहाने से तो बच जाएंगे कि फिर उसकी लड़की अगवा हो गई और अब हादी बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दो। फवाद चौहान के कहने पर हादी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आगे क्या सोचा है तुमने? ज़फ़र साहब ने इससे पूछकर कॉफ़ी का कप मुँह से लगाया। बहुत कुछ, बहराम मुस्कुरा कर मुड़ा। इन्हें इसके तासुरात बहुत कुछ समझा गए, पर वो फिर भी इसके मुंह से सुनना चाहते थे। मसलन उन्होंने इसके खूबसूरत चेहरे को देखकर पूछा। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर की भागती दौड़ती दुनिया को देख रहा था। मसलन ये कि फवाद चौहान की बर्बादी। वो कहता उनके पास आकर सोफे पर बैठ गया। टेंडर फवाद चौहान को दे रहे हो? ज़फ़र साहब ने चाय का कप मुँह से लगाते हुए पूछा। जी। बहराम ने सर हिलाया। कोई दूसरा रास्ता चुनो बहराम, इस तरह तुम नज़रों में आओगे। उन्होंने अपना खदशा बयान किया, जिस पर बहराम ने उनकी तरफ देखा। मेरी क्या दुश्मनी फवाद चौहान से डैड, और दुनिया जानती है बहराम मलिक से हज़ारों ने इसके टेंडर लिए। इसकी बात में दम था, जिस पर ज़फ़र साहब सर हिलाकर रह गए। और हमारी बहू के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने हानिया का हवाला दिया। हानिया के ज़िक्र पर बहराम के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। बड़ी नेक ख्यालात हैं। वो शरारत से बोला। ज़फ़र साहब इसकी शरारत पर हंस पड़े। तुम्हारे ख्यालात तो ठीक हैं, पर यह बॉडीगार्ड वाला क्या चक्कर है? उन्होंने अबरूज खाकर पूछा तो लब भींच कर रह गया। प्रोटेक्शन। ज़फ़र साहब समझकर सर हिला गए। क्या ये गार्ड तुम्हारी रुकावट बन रहा है? ज़फ़र साहब के सवाल पर बहराम ने खफकी भरी नज़रें उठाईं। आपका बेटा इतना कमज़ोर नहीं, इसने कहकर हैंग किया अपना कोट उठाया। ज़फ़र साहब इसके चौड़े वजूद को देखने लगे। हाँ वाकई वो कमज़ोर नहीं था, वो सिर्फ कमज़ोर करना जानता था। उन्होंने नज़रों ही नज़रों में इसकी नज़र उतारी। चलता हूँ, मॉम उठे तो इन्हें मेरा प्यार दीजिएगा। पेरिस में मीटिंग है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। मॉम के साथ एक कप उधार रहा। वो ज़फ़र साहब के हाथ की पोस्ट पर मोहब्बत से बोसा देकर बोला तो उन्होंने मुस्कुराते अपने शेर जैसे बेटे के सर पे हाथ फेरा। तुम्हारी मॉम को प्यार दे तो दूँ, पर वो वसूल नहीं करेंगी, उन्होंने ज़ुमाइनी लहजे में कहा। तो बहराम का कहकहा गूंजा। कर लेंगी, आप सिर्फ शराफत दिखाइएगा। अब की बार ज़फ़र साहब हंसे और वो इन्हें मुस्कुराता छोड़कर मीटिंग के लिए चला गया। डैड, दरवाज़ा नॉक करती वो रूम में दाखिल हुई। यस डैड की जान। बेड पर लेटे हारिस साहब ने इसे अपने रूम में देखकर बाहें फैलाईं तो मुस्कुराती उनमें समा गई और उनके सीने पर सर रख दिया। डैड, क्या ये जंगली मैट्रिक फेल है? वो नाक चढ़ा कर पूछने लगी। इसका जवाब न देना इसे आग लगा गया था, पर वो खामोश हो गई थी, क्योंकि ज़बरदस्ती इसके मुंह से नहीं निकलवा सकती थी। इसे याद आया कि इसके डैड को तो सब मालूम होगा, तो इनके पास पहुंच गई थी, क्योंकि मालूम किए बिना छोड़ने वाली वो भी नहीं थी। कौन बेटा? हारिस साहब ने हैरत से लफ्ज़ जंगली पर इस्तफसार किया। वही बॉडीगार्ड। और कौन? वो मुंह बना कर बोली। ओह, पहले तो बेटा आप इसे जंगली ना कहें, ये इसका हुलिया है, वो कैसे रहता है, हम इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास पूरी ईमानदारी से जॉब कर रहा है, तो बस यही काफ़ी है। बाकी इसकी पर्सनल लाइफ है, वो जाने। और इसका हुलिया, वो मैट्रिक फेल नहीं, मैट्रिक पास है। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो हानिया सर हिला गई। आप बताएं, आज का दिन कैसा गुजरा? हारिस साहब ने प्यार से पूछा तो उठकर बैठी। वो इसके मासूम चेहरे को देखने लगे। काफ़ी समझदार बेटी थी उनकी। हाँ, बस कुछ मोटी थी। दिल करता तो हर बात पर सर हिलाकर मान जाती थी, नहीं तो पूरे खान मेंशन में कोहराम मचा देती थी। पता नहीं कौन था वो जलील जिसने ऐसा कारीवार इनकी मासूम बेटी पर किया था। हारिस खान के बस में होता तो इस आदमी को, जिसने इनकी फूल जैसी बच्ची को तकलीफ़ पहुंचाई थी, इसकी हस्ती को नीस्त और नाबूद कर देते। एक तरफ फवाद चौहान इनसे नाराज़ थे, तो दूसरी तरफ हादी की हरकतें अजीब होती थीं। तीसरी तरफ यह नामालूम शख्स ख़तरनाक दुश्मन साबित हुआ था, जिसने सीधा उसकी शहरग उनकी बेटी पर वार किया था। अपनी बेटी के हवाले से धमकियां तो इन्हें पहले भी मिलती थी, पर इन्हें ये नहीं मालूम था कोई इंतहाई शातिर इंसान सारे कैमरा हैक करके घर में ही घुस आएगा। वो हानिया को देखने लगे, जिसके चेहरे पर इस नामालूम शख्स के खौफ की कोई रमक नहीं थी, बल्कि वहाँ इस बॉडीगार्ड के लिए चिढ़ और तजस्सुस था। हारिस साहब भी यही चाहते थे कि वो जल्द अज जल्द ये सब भूल जाए, इसलिए वो मुस्कुरा दिए। बहुत बहुत अच्छा। यू नो डैड, सबसे मिलकर इतनी खुशी हुई मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे पार्टी मांगी है। याद करके मुस्कुराई। बेटा, कल तो मुझे 3 दिन के लिए यूएस जाना है। वो परेशान से बोले। कोई बात नहीं, पार्टी वैसे भी कुछ दिनों बाद है। वो झूठ बोलती लब भींच गई। ज़बरदस्त। कब है मुझे बताओ, मैं अब्दुल्ला से कहकर सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा। हारिस साहब मोहब्बत से इसके चेहरे को देखकर बोले तो हानिया ने मना कर दिया। घर में नहीं डैड, वो बोली।
ओके, तो फिर कहाँ है? हारिस साहब ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। अभी नहीं, मैं डिसाइड करूँगी डेट तो फिर बताऊँगी आपको। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। नहीं होगी कोई कमी मेरी जान। 1 माह बाद मेरी बेटी पार्टी अरेंज करेगी और वो बहुत ही शानदार होगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। उन्होंने इसके रुखसार थपथपा कर कहा तो हानिया ने सर हिला दिया। अच्छा डैड, गुड नाइट। वो इन्हें गुड नाइट किस करती उनकी साइड से उठी। अच्छा, behzad को तो लेकर जाओगी ना? मेरा मतलब है इसकी मौजूदगी तुम्हारे साथ ज़रूरी है और इससे आप वाकिफ़ भी हैं। हारिस साहब की बात पर ठिठक कर रुकी, मुड़कर इन्हें देखने लगी। आई थिंक इसकी ड्यूटी ख़त्म होने का टाइम 8 बजे है। तानिया ने इन्हें याद दिलाया। behzad को साथ ले जाने के लिए इसका कोई मूड नहीं था। मैं इससे बात कर लूँगा, जब पार्टी होगी तो तुम्हारे साथ जाएगा। ये इसकी ड्यूटी का हिस्सा है। ओके डार्लिंग, गुड नाइट। इसके बिगड़ते मूड को देखकर हारिस साहब ने बात ख़त्म की और आंखों पर बाजू रख लिया, जो इस बात का इशारा था कि अब तुम जा सकती हो। हानिया कुछ देर इन्हें घूरती रही, पाँव पटक कर वहाँ से चली गई। इसके जाने के बाद हारिस साहब ने बाजू आंखों से हटाए और उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। ये जंगली जहन्नुम में भी शायद मेरा पीछा ना छोड़े। बेड पर बैठी सोचते हुए मुट्ठियाँ भींच गई। चलो मेरे साथ, मालूम हो जाएगा। खुद पर कंफर्टर ठीक करती, दांत पीस कर ख्यालों में behzad को मुखातिब करके कहती लेट गई। इसे अजीब अजीब तरीक़ों से टार्चर करने का सोचते हुए सारी रात इसके दिमाग पर छाया रहा। आज सालों बाद पुरसकून नींद सो रही थी, बग़ैर किसी ख्वाब के, बग़ैर किसी आहो पुकार सिसकियों के। कल इसे यूनिवर्सिटी जाकर पार्टी मुलतवी करनी थी, क्योंकि अपने बाप की गैर मौजूदगी में वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, और अगर निकलती भी थी तो सख्त सिक्योरिटी में। इसके बावजूद वैसे कई हमलों के नतीजे में मौत के मुँह से वापस आई थी। मौत की ख्वाहिश तो वो बहुत करती थी, पर जब मौत सामने आती तो एक अनजाना सा साया इसे अपनी जानिब खींच लेता था, जैसे इसका बैरी कह रहा हो ऐसा मत करो। और अब हानिया खान को behzad जैसे उजट और अनपढ़ की सूरत एक कुर्बानी का बकरा मिल गया था। वो चाहती थी इसे इतना टॉर्चर करे कि वो कभी भी कहीं भी बॉडीगार्ड की जॉब करने से तौबा कर ले। इस सोच ने इसके दिल में जैसे गुदगुदी सी की। आज कमरे में डरावने ख्वाब के डर से इसकी चीखें नहीं बल्कि खनकदार हंसी गूंज रही थी। वो यूनिवर्सिटी से आकर खाने के बाद अब लाउंज में बैठी चैनल का सर्चिंग कम और मैं behzad के बारे में ज़्यादा सोच रही थी। इसकी आंखें और नाम इसकी शख्सियत से कितने मुनफरिद थे, ना समझ में आने वाले। इसने सबको बता दिया था कि इसके डैड के US जाने की वजह से पार्टी फ़िलहाल मुलतवी कर दी गई है। जब से सब ने ये सुना था, वो सब हानिया के घर में छोटी सी पार्टी के लिए जोर दे रहे थे और इन्हें ग्रैंड पार्टी इसके डैड के लौटने के बाद चाहिए थी। हानिया ने भी हामी तो नहीं भरी, मगर वो इस पर सोचने का कह चुकी थी। कदमों की चाप पर हानिया LED स्क्रीन पर दिखते behzad के अक्स से नज़रें हटाकर बौखलाती रिमोट पर सारा ध्यान जमा गई। इसका दिल धक धक कर रहा था। वो कदमों की चाप से समझ गई थी कि इसके डैड इसी तरफ आ रहे हैं। हनी, मैंने तुम्हें रात को बताया था ना कि मुझे US जाना है। उन्होंने हाथ पकड़कर इसे अपने सामने खड़ा करते याद दिलाया। हानिया उदासी से हारिस साहब की आंखों में देखती सर इस बात में हिला गई। गुड, मैं भी निकल रहा हूँ। अपना ख्याल रखना और खाना वक्त पे खाना। हारिस साहब हानिया को सीने से लगाते हुए बोले और वह एकदम उदास सी हो गई। इसे तो आदत थी इस सब की, तकरीबन हर माह अपने बाप को यूँ अकेले चले जाना और इसे तन्हा घर में गार्ड्स के हवाले कर जाना। ये तो रोज़मर्रा की रूटीन थी। पीछे वो घर के कोनों में उदास मुरझाई सी पड़ी रहती थी। पहले तो चलो खैर थी, कोई इससे डर नहीं था, पर अब तो इसके डैड इसकी हालत को समझ सकते थे। वो कैसे जा सकते थे इसे यूँ अकेले छोड़कर? फिर वो क्या जिताती डैड को? हारिस साहब ने अब्दुल्ला से घड़ी लेकर कलाई में बांधी और कोट पहनकर इसके सर पे बोसा दिया। फिर वो कुछ फासले पर खड़े behzad के पास आए, जो अपनी मैडम के हर अंदाज को देख रहा था। इसका मायूस होना, फिर ख़ुद को संभाल कर मुस्कुराना, कुछ भी तो behzad की नज़रों से ओझल नहीं था। इसे सोफ़े पर पैर पसारे, हाथों की मुट्ठी ठोड़ी पर टिकाए ख्यालों में गुम देख कर इसे पता नहीं क्यों अपनी मैडम पर तरस आया। इसका दिल कर रहा था इस अप्सरा के मुखड़े से उदासी नोच कर दूर फेंक दे और इसके पंखड़ियों से लबों पर मुस्कुराहट के फूल खिलाते। वो चाह रहा था कि वो वैसी चीखे चिल्लाए ज़िद करे, इसे उल्टे सीधे नामों से बुलाए और वो इसका गार्ड मुलाजिम बनकर इसके हर हुक्म के आगे सर को खम करते। behzad, हम 3 दिन के लिए US जा रहे हैं। तुम्हें अपनी सांसों से ज़्यादा मेरी बेटी का ख्याल रखना है। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, और अगर वो कुछ तल्ख कह भी दे तो खामोशी से सुन लेना, पर याद रखो इसे कोई हर्ट ना करे। और तुम क्वार्टर में शिफ्ट हो जाना। वैसे सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है, इसके बावजूद भी तुम रात सोने से पहले इसके रूम की खिड़कियों को अच्छी तरह लॉक करके चेक करना, बल्कि रूम के बाहर पहरा देना, समझ गए? वो अब्दुल्ला से बात करते हुए इसे भी सख्त लहजे में हदायत दे रहे थे, जिन्हें behzad खामोशी से सुनकर सर हिलाता रहा।
मुझे तुम पर भरोसा है। वो कुछ जिता कर बोले और behzad छोटा बच्चा नहीं था, उनकी बात ना समझता। खामोशी से आंखें झपकते इसने इनके मान को सर आंखों पर रखा। इंशाअल्लाह हमेशा कायम दाइम रहेगा। इसने यकीन दिलाया तो हारिस साहब इसका कंधा थपथपा कर एक बार फिर अपनी बेटी की तरह मुड़े और सोफे की बैग पर टिके इसके सर पर झुक कर बोसा देते वहाँ से निकल गए। अपना ख्याल रखना बेबी, अब्दुल्ला ने जाते हुए कहा तो वो खामोशी से सर हिला गई। सियाह शर्ट, फ्राक, सफ़ेद ट्राउज़र और शानों पर सुनहरी बाल खुले छोड़कर आंखें मूंदे पड़ी थी। वो यहाँ से भी देख सकता था इसकी पलकें नम थी। behzad के दिल में तकलीफ़ सी होने लगी। पता नहीं कैसे, पर वो इसके शहर में जकड़ा जा रहा था। वो खुद ब खुद इसकी तरफ खींच रहा था। तुम क्या मुझे ऐसे घूर रहे हो वाइल्ड मैन? इसने नज़रों की तपिश पर घनी पलकें उठाकर इसकी तरफ देखा तो इसे खुद में गुम पाया। वो इसे घूरने लगी। सामने वाले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। घूरने वाली बला को घूरेंगे नहीं तो क्या करेंगे मैडम? कुछ नहीं, आप उदास है ना? दिल की दुहाई को नज़रअंदाज करता इसने संजीदगी से पूछने लगा। हानिया ने इसे तीखे चतौन से घूरा। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? वो चीखती हुई सोफे से उठी और इसकी तरफ खूनखार तरीके से कदम बढ़ाने लगी। behzad समझ गया था इसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया है। सो बी केयरफुल, वो दिल ही दिल में खुद से बोला। किचन से छुपकर झांकते मुलाजमों को देखकर वो कोफ्त से गहरा सांस भर कर रह गया। क्या क़यामत है यार, इसके दिल ने बेकाबू सी सरगोशी की। नाजुक रेशमी सराप और क़यामत ढाती सब्ज़ झील सी आंखों में सुर्ख डोरे लिए वो एक भड़कती हुई आग बनी हुई थी। इसका दिल क्या आगे बढ़कर इसकी ठोड़ी पर मौजूद 3 स्याह नुक्तों पर अपनी उंगलियां फेर कर महसूस करे, पर वो मेरी मैडम है। और इसलिए वो क्या सोच रहा था? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, वो मैडम है तेरी। दिमाग गुस्से से जिता कर बोला। दिल बिलबिला उठा। behzad ने घबरा कर दिल पे हाथ रखा। हानिया जो गुस्से से इसे मारने के लिए लपकी थी, इसके तासुरात और अंदाज देखकर आंखें फैलाए इसे देखे गई। कहीं दिमाग से खिसक तो नहीं गया? इसके खौफ से धड़कते दिल ने सरगोशी की। वो चोर नज़रों से आसपास देखने लगी। सामने बैरूनी दरवाजे पर 2 पुलिस गार्ड हथियार समेत अलर्ट खड़े थे और कुछ पहरा दे रहे थे। वो मैडम बाद में, पहले मेरी हसीना है। दिल सीना फैला कर मैदान में उतरा, पर दिमाग इसकी बातों की नफ़ी करने लगा। क्या बकवास की थी, देखो ज़रा। इसका दिमाग चिल्ला कर बोला। behzad का सारा नर्वस सिस्टम हिलकर रह गया था। बकवास कैसे? दिल ने दुहाई दी। तुम दोनों चुप करो, वो मेरी मैडम है। दिमाग के कुछ कहने से पहले हलक के बल चिल्लाया। इसे तजस्सुस से देखती हानिया इसके दहाड़ने पर आह करती उछल कर पीछे हटी। आर यू ओके मैम? पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड पलट कर इसकी तरफ भागे। यस आई एम ओके, वो अपना सांस बहाल करती ने जाने का इशारा करती। शर्मिंदा खड़े behzad की तरफ मुतवज्जा हुई। कभी नफसियाती डॉक्टर के पास गए हो? वो अपनी उदासी गुस्सा भुलाए अब इसकी तरफ मुतवज्जा होती राजदारी से पूछने लगी। यहाँ हो मेरे पास। वो इसे अपने पीछे आने का इशारा करती लाउंज में आई। वो इतनी एक्साइटेड थी कि इसका हाथ पकड़े पास बिठाती पूरी इसकी तरफ मुतवज्जा थी। बताओ ना, क्या कभी गए थे और कब? कुशन गोद में रखे हथेलियों पर थोड़ी टिकाई पूछने लगी। हाँ गया हूँ, बल्कि रोज़ सुबह शाम जाता हूँ। मुस्कुराकर इसे देखता फ़ख्रिया बोला। रोज़? ओ माय गॉड, फिर क्या कहा इसने? हैरत का इजहार करती अपनी आंखें फैलाई पूछ रही थी। behzad की नज़रें इसकी ज़रूरत से ज़्यादा खुली झील सी आंखें इसकी पंखड़ियों से लब और लबों से नीचे ठोड़ी के गढ़े पर बने 3 स्याह नुक्तों पर रुक सी गईं। behzad का दिल कर रहा था कि इसे कहीं छुपा दे, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई इसे देख ना सके। सिर्फ वो हो और इसकी नक चढ़ी मगर मासूम सी मैडम। हेलो, कहाँ खो गए? फिर से दौरा पड़ गया क्या वाइल्ड मैन? इसकी नज़रों के सामने चुटकी बजाकर इसने इसे हकीकत में दुनिया में वापस पटक दिया। होश में आकर behzad को अपनी और इसकी हैसियत का फ़र्क बहुत शिद्दत से महसूस हुआ। कहना क्या इस बेचारे ने? अपने घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते मुस्कुरा कर बोला। दूसरी तरफ वो इसे सर से पांव तक देखती अफसोस से सर हिलाने लगी। मतलब? फिर भी कुछ तो कहा होगा ना, कोई इशारा, कोई ढकी छुपी बात। इसने याद दिलाने के लिए इशारा दिया। इसे साइको लोगों से उनके हालात के बारे में जानने में बड़ा ही मज़ा आता था, जैसे अभी वो इससे पूछ रही थी। हाँ मैडम, इशारे इशारे बहुत देता है बेचारा। इसे वाकई याद आया। वाह ग्रेट, फिर कैसे? मतलब क्या कहता है? कौन कौन से इशारे करता है? ऊपर से क्या डैमेज है? अब तो इसे नौकरी से रफा दफा करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो दिल ही दिल में खुश होते हुए इसके दिमाग की तरफ इशारा करके पूछने लगी। अब जब इसके डैड आएंगे तो वो इन्हें कहेगी
देखें किस डैमेज वाइल्ड मैन को इसका बॉडीगार्ड बना दिया आपने, जो दिन में 2 दफ़ा ऐसे डॉक्टर के पास जाता है। वो क्या इसकी प्रोटेक्शन करेगा? और इसके डैड सेकंड भी नहीं लगाएंगे इसे नौकरी से फारिग करने में। बस मैडम, सारा का सारा ऊपरी सिस्टम डैमेज है। वो उदासी से बोला और हानिया ने इस गबरू जवान को देखा जिसके मसल्स ऐसे थे कि बंदा देखे तो हैरत से आंखें खुली रह जाएं। चौड़ा सीना, कद 6 फीट से निकलता हुआ, गहरी सियाह आँखें, खड़ी मगरोल नाक, सुर्ख उनाबी लब, घनी दाढ़ी मूछें। हाँ बस बाल थोड़े लंबे थे जिनकी पोनी बंधी हुई थी। बाकी वो थोड़ा गरीब भी था। ड्रेसिंग भी कुछ ख़ास नहीं थी इसकी, वरना वो एक बॉडी बिल्डर से कम नहीं था। इसकी वजाहत के नज़ारे तो पहले दिन अपनी यूनिवर्सिटी में देख ही चुकी थी, जब लड़कियां इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगी थी और इसके लो स्टैंडर्ड ढोलिए की परवाह किए बगैर इसके आगे पीछे फिर भी रही थी। और वो भी बेहुदा, फ्लर्टी, वाइल्ड मैन, 2 टके का बॉडीगार्ड मुस्कुरा मुस्कुरा कर इनके इशारे पर सर हिला रहा था। सो सैड, वो अफसोस से बोली। अभी कहाँ मैडम, अभी तो वो इशारे इशारे से सारे पुर्जे ख़त्म होने का बताता है। बस हम गरीब क्या कर सकते हैं। दुख बहुत होता है जब इसे देखते हैं, पर क्या करें, दिल पर पत्थर रख लेते हैं। वरना इसके इशारे समझते हुए यहाँ दर्द होता है मैडम, बहुत दर्द होता है। गंभीर लहजे में अपना दुख बयान करता दिल के मुकाम पर मुक्का मारने लगा। और ये सब देखकर हानिया खान की आंखें डुबडुबा गईं। मतलब वो एक मरते हुए इंसान से बात कर रही थी। ये सोचकर इसका दिल फटने के करीब हो गया। तुम दुखी मत हो, कोई नहीं है ना तुम्हारा, डैड ने बताया था, पर मैं हूँ ना तुम्हारी मैडम। रोज़ एक अगरबत्ती जलाने जाया करूँगी और अल्लाह से तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ भी करूँगी। दिल बड़ा करो, जब तक यहाँ हो कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, मैं भी नहीं। अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करे, बोलो आमीन। वो खिसक कर इसके कंधे पर हाथ रखती रोती हुई बोली, अगरबत्ती मग़फ़िरत की दुआ, गुनाह की माफ़ी, अगरबत्ती। इसके दिमाग में धमाके से होने लगे और वह हवन्नकों की तरह पास बैठी अपनी छोटी सी रोती मैडम को देखने लगा। किसकी मौत होने वाली है मैडम? वो जो सोच रहा था इन लिखे पढ़े लोगों के पास भी अजीब चौंचलें। और अब स्कूटर को ये साइको कहते हैं, तो कभी चूसे आम की गुठली को सैम, तो कभी बॉडीगार्ड को वाइल्ड मैन। हद है भाई तुम्हारी। आंसू साफ करती से हिम्मत देने के लिए बड़े दिल से मुस्कुराई। वो रिलैक्स सा बैठा अपने सामने रखे जूस के गिलास को उठाकर पीने की तैयारी में था। स्कूटर की जगह अपनी मौत का सुनकर सदमे से अपनी मैडम की जानिब पलटा, जो ना रुकने वाले आंसू बहाती से दुख से देख रही थी। तुम डॉक्टर के पास गए थे जिसने तुम्हें कहा था तुम्हारा ऊपरी सिस्टम डैमेज है, बल्कि बाकी के पुर्जे भी ख़त्म समझो। तो इस हिसाब से तो तुम 1-2 हफ्ते ही जी सकोगे ना, या कम अज़ कम 1 माह, इससे बेहतर नहीं। तुम ये नौकरी छोड़कर अल्लाह से माफ़ी मांगो अपने गुनाहों की। ऑलरेडी दुआ मांग लो ताकि बाद में तकलीफ़ ना हो। तुम तो खुश नसीब बंदे हो जिसे पहले ही मालूम हो गया कि वो मरने वाला है। हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज़। आँखें साफ करती ऊपर की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली। और बेहजाद, वो तो अपनी मौत मैडम के मुंह से इतनी जल्दी सुनकर मलते मलते बचा। दिमाग सनसना उठा, दिल तड़प कर करवट लेता मुंह मोड़ गया। हलक में जैसे कांटे से चुभने लगे थे। इसकी सदमे भरी नज़रें पास बैठी मैडम पर टिकी थी। मैडम, इसने मेरे नहीं अपने लिए इशारे दिए थे। मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा? मरे मेरे दुश्मन। अब की बार इसकी दुहाई पर हानिया ने आंखें फैलाईं। व्हाट वाइल्ड मैन, तुम्हारा मतलब है मैं मरूं? तुम्हारी मैडम मैं मर जाऊं? 2 टके की मुलाजिम, तो मुझे बददुआएं दे रहे हो? हाउ डेयर यू। वो गला फाड़ कर चीखी। इस बार बेहजाद ने आंखें फैलाईं। यानी वो जिसको हमदर्द समझ बैठा था वो दुश्मन निकली, और एतराफ़ भी खुद ही कर रही थी। या अल्लाह, ये कौन सा मासूम साल चल रहा है जिसमें दुश्मन खुद कहेंगे आ देख मैं तेरा दुश्मन हूँ। वाह रब्बा तेरी करामतें। वो हैरत से इसे देखता सोच रहा था, मैडम आप ख़ुद ऐसा समझ रही हैं, हालांकि मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप मेरी दुश्मन है। वो मासूमियत से बोला और हानिया खुद अपने मुंह से दुश्मन वाले इतराफ़ को समझ कर सटपटा उठी। वो मैं अभी का नहीं कह रही, उस दिन तुमने मुझे बद्दुआ दी थी ना, इसका कह रही हूँ। खिसिया कर यहाँ वहाँ देखती इतनी मासूम लग रही थी कि बेहजाद का मरा हुआ दिल फिर से ज़िंदा हो गया। अपनी आंखों में मोहब्बत का जहाँ बसाए इसे देखने लगा। बड़ी लोमड़ी खसलत है लड़की की। दूसरी तरफ दिमाग ने दलील दी, ए बकवास मत कर, चुप। दिल की गुर्राहट पर फिर हलक के बल चीखा और इस चीख पर हानिया सोफे बैठी उछल पड़ी, आंखें फैलाई इसे देखने लगी। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरी मानो अभी अभी चले जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त दे रही हूँ। इसकी हालत को मद्देनज़र रखते बोली। ओ मैडम, अभी तो वो शोरूम में खड़ा है, जो उसका गिलास लबों से लगाते हुए वो अब जानबूझकर अनजान बना। हानिया डॉक्टर का शोरूम
डॉक्टर का शोरूम में खड़ा होने का सुनकर हैरान हुई। वो वहाँ क्या कर रहा है? इसने हैरत से पूछा। खड़ा है बेचारा, कोई आए और ख़रीद कर ले जाए, इसने उदासी से कहते हुए अपने सर के पीछे दोनों बाजू बांधकर सोफे से टिका दिए। इस तरह करने से इसके चौड़े बाजुओं की रगें उभर सी गई थीं। वो सटपटा कर नज़रें फेर गई। दिल कनपटी में धड़कता महसूस हो रहा था। इसकी पेशानी पर घबराहट से पसीने के कतरे नमूदार हो गए। तजस्सुस से मजबूर इसने झिझक कर फिर इसकी तरफ देखा। एक बार फिर स्याह टी शर्ट के हाफ स्लीव से झांकते इसके मसल्स देखकर वो बौखला गई। एकदम आगे बढ़कर मेज़ पर रखा बहजाद के झूठे जूस का गिलास बदहवासी में अपने लबों से लगा गई। आंखें नीचे एक ही सांस में सारा जूस ख़त्म कर दिया। बहजाद की सियाह आंखें मुस्कुराने लगी। लबों पर गहरी मुस्कुराहट लिए से देखने लगा। जज्बात में जैसे तूफ़ान बपा हो गया। दिल बगावत पर उतर आया। इसके बावजूद वो ख़ुद को संभाले बैठा हुआ था। वाइल्ड मैन, मैं समझी नहीं। कोई क्यों साइकाइट्रिस्ट को ख़रीद देगा? उलझ कर इसका ध्यान हटाने के लिए बोली। बस मैडम, पैसे नहीं थे मेरे पास तो बेच दिया साले को। वैसे भी आपको बताया ना कि इसके सारे पुर्जे नाकारा हो चुके थे और ऊपरी सिस्टम भी डैमेज, तो शोरूम वाले को बेच दिया। अब वो इसकी थोड़ी मरम्मत करवाएगा, फिर चला देगा कुर्बानी के गोश्त में। कुर्बानी के गोश्त का सुनकर इसकी धड़कनें साकित हुई और रंगत सफ़ेद पड़ गई। वो कुछ नहीं कहता तुमसे? कोई एक्शन नहीं लेता तुम्हारे खिलाफ? हैरत का शदीद झटका लगा था। मैडम, बेचारा क्या कहेगा? जैसा मालिक कहेगा वैसे तो स्कूटर करेगा। और वो बेजान मशीन हमारे खिलाफ क्या एक्शन लेगी? आप भी कमाल करती हैं, इसने कहा लगाया। हैं स्कूटर? वो हैरत से चिल्लाई। बहजाद घबरा कर खड़ा हो गया। हाँ, आप ही तो कह रही थी कि लेकर नहीं गए, तो मैं जाता हूँ ना अपने स्कूटर के पास। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग कुत्ते को पप्पी कहते हैं, हम गरीब अनपढ़ लोग इन्हें कुत्ते के बच्चे, और आप लोग गाय लड़के को कहते हैं, तो हम दूध देने वाली गाय को कहते हैं। अब आप बताएं, मेरी क्या गलती? मैंने सोचा आप स्कूटर को साइकाइट्रिस्ट कह रही हैं तो आपको अपना हाल दिल सुना दिया। सर झुकाए शर्मिंदगी से बोलता आखिर में मुतबस्सम नज़रें उठाकर इसकी खून छलकाती सब्ज आंखों में देखने लगा। हानिया तो इस अनपढ़ वाइल्ड मैन की बात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गई। मैदे जैसी रंगत वाला चेहरा लाल टमाटर हो गया। गार्ड्स! वो दोनों हाथ कान पर रखकर हलक की बल चिल्लाई। अगले ही लम्हे सिक्योरिटी गार्ड्स बौखलाए हुए बोतल के जिन की तरह हाजिर थे। मैम, आर यू ओके? वो यहाँ वहाँ घर में नज़रें दौड़ाते बहजाद को देखने लगे। उठाओ इस जंगली को और किसी कीचड़ के ढेर पर फेंक कर आओ। मैं भी इसी वक्त इसे नौकरी से फारिग करती हूँ। इसे उठाकर किसी तालाब में फेंक आओ, वरना मैं इस जाहिल अनपढ़ का कत्ल कर दूँगी और इसके टुकड़े अपने कुत्तों को खिलाऊंगी। वो दहाड़ी और बहजाद अपना कहा हलक में रोकता सुर्ख चेहरे के साथ सर झुकाए खड़ा रहा। सॉरी मैम, सर ने कहा कि मिस्टर बहजाद के मामले में आपकी नादानी को इग्नोर किया जाए। इसके अलावा कोई और हुक्म? सब माजरत ख्वाह होते सर झुका के। हानिया शौक से कभी इन्हें देखती तो कभी पास खड़े बहजाद को। सब के सब दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम सबकी आंखें नोच लूँगी। वो चीखती कुशन उठाकर बहजाद के मुंह पे मारती अपनी लहू रंग आंखें रगड़ने लगी। माजरत मैम, हम बाहर हैं, पर मिस्टर बहजाद आपके साथ ही रहेंगे। वो कहकर एक एक करके वहाँ से चले गए और बहजाद खुद को घोलती हानिया को देखने लगा। अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे दफ़ा करती हूँ। इडियट, नॉनसेंस, वाइल्ड मैन। बिल्ली की तरह अपने लंबे नाखून इसके मुंह की तरफ करती नोचने की ख्वाहिश बमुश्किल दिल में दबाए पाँव पटकती आगे बढ़ गई। मैडम! वो पुरसोच सही से पुकारने लगा। हानिया खूनखार से इसकी तरफ पलटी। सर ने कहा था कि मैं आपके साथ रहूं, एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ूं, तो क्या रूम में? बहजाद इसका फेंका वो कुशन दोनों हाथों से सीने में भींचे इसकी रंगत और भी सुर्ख कर गया। वो इसका मतलब अच्छे से समझ गई थी। आगे बढ़ते इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। अगले पल इसका छोटा सा हाथ हवा में बुलंद हुआ और फ़ज़ा में चटाख की आवाज़ गूंज उठी। किचन से झांकते मुलाजमीन के सर बौखलाहट में एक दूसरे से टकराते वापस अंदर घुस गए और गार्ड्स भी अलर्ट होकर खड़े हुए। सारा सिस्टम अपनी औकात में आ गया था। बहजाद के तीनों सिस्टम भी, दिमाग, हलक और दिल। समझ गए? वो सीने पर बाजू बांधे से देखने लगी थी, जो अब एक हाथ की खाकर अलर्ट हो गया था, बल्कि अब शरीफ बच्चा दिख रहा था। जी मैडम। कुशन हाथ में पकड़े वो सर हिला गया। शाबाश, अब जाकर अपनी औकात में वहाँ खड़े हो जाओ। उंगली से सामने दीवार की तरफ इशारा करने लगी जहाँ वो पहले से खड़ा था। और कोई हुक्म इस बॉडीगार्ड जैसी नाचीज़ के लिए मैडम? वो इसकी तमस्खुर भरी सब्ज झील से आंखों में देखता हुआ बोला। हाँ, ये जो कुशन हाथ में पकड़े खड़े हो ना, ये ख़ानदानी विरासत में नहीं लाए तुम। वहाँ रखो और अपनी हैसियत की गोली खाकर अपनी आंखें खुली रखो। वो कहकर अपने शोल्डर कट गोल्डन बाल झटकती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई।
वो तो आपको देखकर पूरी खुल गई हैं मैडम। कुशन का सोफे की तरफ निशाना लेकर इसकी जगह पर फेंकता वो अपनी औकात में आकर खड़ा हो गया। अब मुलाजमों के चेहरों की दबी दबी सी हंसी को समझता दांत पीस रहा था। फिर सारा दिन वो रूम में बंद रही, सिर्फ डिनर के वक्त ही बाहर निकली थी। गुलाबी टी शर्ट, सियाह ट्राउज़र और गुलाबी स्लीपर्स पहने वो पजमुर्दा सी चेयर खिसका कर बैठ गई और टेबल पर सर टिका दिया। मुलाजमा इसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगी तो वो गौर से इस मुरझाई हुई परी को देख रहा था। जैसे इसकी सूजी आंखें बता रही थी कुछ ना बचा हो ज़िंदगी में, जैसे वो अपनी चीखों से अपने अंदर की वहशत को दबाना चाहती हो। चंद लुकमे लेने के बाद वापस सर टेबल पर टिकाए सामने रखी खाली वीरान कुर्सियों को देखने लगी। पता नहीं क्यों इसे देखकर लग रहा था जैसे कोई सहरा में भटकी मासूम परी हो जो अपने पर कहीं खो चुकी थी। कुछ देर बाद वो वापस अपने रूम में चली गई। behzad भी खाना खाने के बाद 2 चेयर्स उठाकर नीचे लाउंज में रखकर बैठ गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बैरूनी गेट बंद कर दिया था। सारे कमरों की लाइटें ऑफ हो गई थी सिवाय इसकी मैडम के रूम के। बाकी सब अपने अपने क्वार्टर्स में चले गए और इस आशियाने में सन्नाटा सा छा गया। वो कुर्सी की पोस्ट से सर टिकाए सामने रूम के दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठा था। अमावस की रात थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, लरसती कांपती सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। चेहरा खौफ से सफ़ेद था, आंखें खुश्क मगर वहशत से फैली हुई थी। पूरे घर में वहशत भरी मासूम सिसकियाँ गूंज रही थीं। वो सीढ़ियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी था। वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी सीढ़ियाँ भी बढ़ती जा रही थीं। अचानक इस वजूद ने अपनी नज़रें घुमाई और सियाह लबादे में छुपे इस दरिंदे को देखा जो इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसे देखती मज़ीद खौफनाक हो गई और इसकी तरफ लपकती चीखती इसे मारने नोचने के लिए बढ़ने लगी। और वो सिर्फ मुंह को हरकत दे रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी पर आवाज़ इसके पास नहीं थी। वो रोती बेबसी नीचे लाउंज में तड़पती आंखों से इसे देखने लगी, जहाँ वो मासूम वजूद कभी इसे देखता और कभी इस सियाह फाम को। भागो! अचानक ही लाउंज की फ़ज़ा में एक दिल खराश चीख बुलंद हुई। मॉम! आह! बैरी! बैरी! रूम की फ़ज़ा में इसकी खौफनाक चीखें गूंज रही थी। वह हाथ पांव बेड पर मारती पसीने में भीगी लरसती चीखें मार रही थी। मॉम रुको! मॉम! बैरी! वो बेबसी से नींद में दहाड़े मारती बेडशीट को नोच रही थी। बाहर जो भी behzad की चेयर पर बैठने से आंख लगी थी इस चीखों पुकार पर हड़बड़ा कर खुली। वो अपने हवास बहाल करता हानिया के रूम से आती चीखों पर घबरा उठा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाती जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे घर में फैल चुके थे। मैडम! मैडम! वो भागता इसके पास बेड पर बैठा और इसके दोनों हाथ पकड़कर झटका देते होश में लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रूम की चेकिंग करने के बाद इसके दौरे को समझते वहाँ से निकल गए। अब behzad इसके रुखसार थपथपा कर इसे होश की दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा था। बचाओ इसे, बचाओ! वो मार देंगे, मेरी मॉम और बैरी को मार देंगे। मार दिया मेरी मॉम को, मार दिया! वो छत को घूरती रोती हुई दहाड़े मार कर इससे हाथ छुड़वाती अपने मुंह पर मारने लगी। मैडम! वो बेबस कुछ ना समझता इसे खींच कर सीने से लगा चुका था और इसके लरसते सिसकते हिचकियाँ भरते वजूद को बाहों में भर कर इसकी कमर से लाने लगा। डैड! वो मॉम को मार गए। डैड आप बचाएं इसे। डैड बैरी के पीछे हैं। डैड मेरे बैरी को बचाएं। वो behzad के सीने पर हाथ मारती इसे झंझोड़ने लगी और बेबस सा इसे देखता रहा। मैडम होश में आए। परेशान होता इसे मुसलसल चीखते देखकर इसका चेहरा साफ करता गाल थपथपा कर बोला और हानिया इस गंभीर आवाज़ पर खामोशी से छत से नज़रें हटाकर इसे देखने लगी। क्या हुआ? behzad ने मोहब्बत नरमी से पूछा। वो पत्थर सी सख्त लड़की फोट फोट कर रोती इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच कर इसके सीने में मुँह छुपा गई। इसे बचा लो बॉडीगार्ड, मेरे बैरी को बचा लो, इसके पीछे हैं वो, तुम इसके पास जाओ, इसे मार देंगे वो इल्तिजाएं करती सी इसका नाजुक रूई सा वजूद इसके बाजों के हिसार में लरज़ रहा था। behzad ने इसका दर्द अपने दिल में महसूस करते इसे सीने में भींच लिया और इसके सर पर नामहसूस अंदाज में लब रखे। कहाँ है वो? कहाँ से बचाऊँ? बताओ मुझे। इसके पुचकार कर पूछने पर वो इसे आंखें उठाकर देखने लगी। behzad की सियाह आँखों की सफ़ेदी को सुर्खी में तब्दील होते देखकर फिर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अभी गया है, इसे बचाओ, जाओ भागो, वो मार देंगे इसे। मैडम! behzad ने इसे पुकारा और वो बिखरी सिसकती इसके कंधे पर सर टिकाए रोती रही। इसने इसके नाजुक हिचकियाँ भरते वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में भरा और इसे सीधा करके बेड पर बिठाया। नज़रें बेसाख्ता सामने लगी दीवार गिर तस्वीर पर गई जिसमें सियाह मुस्कुराती आंखों वाला छोटा सा लड़का घुटनों के बल घास पर मुंह बनाए बैठा था और सामने खड़ी गुलाबी फ्रॉक में सफ़ेद गुड़िया सी 2 पोनियों वाली लड़की के हाथ से स्ट्रॉबेरी खा रहा था। वहाँ से नज़रें हटाकर इसने पूरे रूम पर डाली तो धक से रह गया।
سارے روم کی دیواروں پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف اس سیاہ لڑکے والے لڑکے اور فیملی تصویروں کے۔ گھر تو یہی تھا۔ اس تصویر کے صرف دو ہی وجود بچے تھے، ایک ہانیہ خان، یقیناً وہ سبز آنکھوں والی سفید گڑیا یہی تھی، اور دوسرا حارث خان، وہ سیاہ آنکھوں والا بیری بھی تو نہیں تھا۔ بیری اسٹرا، بہزاد کے اسٹرا کی بڑبڑاہٹ پر اس کے کندھے پر سر رکھے غنودگی میں پڑی ہانیہ خان مسکراتے کسمسائی، اور جیسے اس کا نام سن کر نیند میں بھی وہ خوش ہوئی ہو۔ اسٹرا، اس نے پھر حیرت سے اس کا نام لیا۔ وہ پھر مسکراتی سر ہلانے لگی۔ تم اسٹرا ہو؟ وہ بیری تھا، اسٹرابیری۔ وہ سرگوشی کرنے لگا۔ رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی اور وہ اسے دیکھتا رہا۔ کب اس کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ وہ ابھی اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی کہ بہزاد اسے دیکھ رہا تھا بغیر پلکے جھپکائے۔ اس کے نازک سے وجود سے اٹھتی مہک کو گہرا سانس لے کر اپنے اندر اتارا، ایک بازو اس کے نازک کمر میں ڈالا اور دوسرے سے تکیہ درست کرتے آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر بلینکٹ ڈالا۔ کاش میڈم میں آپ کے بیری کو بچا پاتا۔ اس کے ماتھے سے بال سنوارتے وہ سرگوشی کرتا کھڑکیاں چیک کرتے، انہیں اچھی طرح لاک لگا کر لائٹ آف کر کے دروازہ کھول کے باہر آیا تو سامنے سیڑھیوں پر گارڈز کو کھڑا پایا۔ میم ٹھیک ہیں آپ؟ ان میں سے ایک نے پوچھا تو بہزاد نے سر ہلا دیا۔ سو گئی ہیں، بہزاد نے بتانا ضروری سمجھا۔ ان کی ایسی حالت اکثر ہو جاتی ہے۔ پورا خاندان دشمنوں نے ختم کر دیا، بیچاری تب سے ایسی ہی ہیں، کبھی پھول کی طرح تو کبھی پتھر بن جاتی ہیں۔ ایک عمر رسیدہ گارڈ افسوس سے کہتا، سر نفی میں ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ بہزاد اس کا پرسنل گارڈ پروٹیکشن کے لیے تھا تو کسی نے شور نہیں کیا اس کے روم میں رکنے پر۔ وہ سر جھٹکتا واپس اپنی جگہ پر آیا اور ٹانگیں سامنے رکھی چیئر پر پھیلا کر کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے اس کے روم کے دروازے کو دیکھنے لگا، جو بند تھا پر لاک وہ توڑ چکا تھا۔ اس کے وجود پر وہ ریشم سا لمس تھا اور آنکھوں میں اس کی بکھری حالت، دھڑکنیں ایک الگ لے پر دھڑک رہی تھیں۔ ماتھے پر بالوں کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ میں جھلاؤں؟ وہ اسے جھولے پر جھولتے دیکھ کر آگے بڑھا۔ ہانیہ نے یونیورسٹی جانے سے انکار کر دیا تھا تو وہ ایسے ہی گھر میں گھوم پھر کر تھکتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ہانیہ نے آواز پر شوق کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی یوں اس کے پاس آئے یا ضروری بات کرنے کے علاوہ اسے مخاطب بھی کرے، پر یہ نہ صرف اس سے الجھتا تھا بلکہ کل رات اسے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ رات کا منظر نگاہوں کے سامنے سے گزرا تو اس کے چہرہ سرخ پڑ گیا، چہرہ موڑ کر خاموشی سے جھولنے لگی۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، الخاموشی نیم رضا۔ مسکراتا ہوا اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ تم اپنی اوقات بھول رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ سخت لہجے میں کہتی دانت کچکچانے لگی۔ اوقات ہمیں یاد ہے، ہم وہ نہیں جو اوقات بھول جائیں یا بھلانے دیں۔ رہی بات آپ کون ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کون ہیں، باقی ہم خادم آپ کو کیا بتائیں آپ کیا ہیں۔ مسکرا کر آخر میں معنی خیزی سے بولتا اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر گیا۔ وہ اب اسے آہستہ سے جھلانے لگا۔ ہانیہ مزید بحث کے موڈ میں نہیں تھی، خاموش بیٹھی رہی۔ سنو وائلڈ مین، کچھ توقف کے بعد وہ بولی تو بہزاد نے اس کی پشت پر پھیلے بالوں کو دیکھا۔ حکم کریں۔ اس نے سر کو خم دیا۔ میں رات کو گھر میں پارٹی ارینج کر رہی ہوں، تم لاؤنج سے سارے صوفے ٹیبلز ہٹا دو۔ وہ آہستہ سے جھولے میں رکھے تکیے پر سر رکھے لیٹ گئی۔ بہزاد اسے دیکھنے لگا۔ لیمن کلر کے فراک میں اس کی میدے سی رنگت دہک رہی تھی۔ گلابی رخسار، چھوٹی سی ناک اور ٹھوڑی کے گڑھے پر موجود سیاہ 3 نقطوں نے اسے آتش فشاں بنا دیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ مضبوط زنجیر پر ٹکے تھے اور سیاہ چمکیلے آنکھوں میں اس قاتل حسینہ کا سراپا جھلملا رہا تھا۔ چھوٹے سے گلابی پھولوں والی بیل والی اس جھولے میں لیٹی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ یک ٹک کسے دیکھتا آہستہ آہستہ جھولا جھلا رہا تھا۔ یہ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ اس نے گلابی گالوں پر سایہ فگن سنہری خمدار پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہزاد کو خود محو دیکھ کر اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں۔ جاؤ تم، وہ ایک پل کو آنکھیں میچ کر اس سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ جاؤں؟ گھنی مونچھوں تلے لبوں پر تبسم سجائے اس نے پوچھا۔ ہاں جاؤ، وہ سختی سے بولی۔ جاؤں؟ ایک بار پھر اس نے پوچھا۔ اس بار ہانیہ نے غصے سے پھولے نتنوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، وہ دہاڑی پر وہ اثر لیے بغیر کہا لگانے لگا۔ جو آپ کا حکم۔ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ جیسے اس کی سیاہ آنکھوں کے طلسم میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی یہ حالت ان سیاہ سحر انگیز آنکھوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ لبوں پر گہرا تبسم پھیلا ہوا تھا۔ تیز میوزک، ہنسی، کہکہوں کے بیچ وہ مسکراتی ہوئی پچھلی رات کی حالت سے یکسر مختلف لگ رہی تھی۔
मुलाजमीन ट्रे हाथ में पकड़े इसके दोस्तों को ठंडे मशरूबात सर्व कर रहे थे। पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स इसने अपनी निगरानी में करवाई थी। कोई एक तरफ बने डांस फ्लोर पर स्लो रोमांटिक म्यूज़िक पर डांस कर रहा था, तो कोई टेबल पर रखी मुख्तलिफ डिशेस से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। पर behzad की नज़रें इस नक चढ़ी हसीना पर थी। मस्टर्ड और सिया इम्तजाज की लंबी मैक्सी में, बालों का बन बनाए, कानों में सफ़ेद हीरे पहने, खूबसूरत रुई से हाथों में सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास पकड़े किसी बात पर हंसती इसके दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। हनी, कोई बात चलाना इस हार्टमैन से। ज़ोबी से कंधा मारती हुई सामने हाफ स्लीव्स टी शर्ट में खड़े behzad की तरफ इशारा करने लगी। कौन सी बात ज़ोबी? तानिया ने सुनते ही हानिया के कुछ कहने से पहले अब्रो सुकेड़े। तुम दोनों बकवास बंद करो। वो मेरा 100 कार्ड बॉडी गार्ड है, कोई हार्ड शार्ट मैन नहीं। दफ़ा करो इस टॉपिक को और मेरा मूड मत बिगाड़ो। ज़ूबी के जवाब देने से पहले गुस्से से कहती इन दोनों के पास से ही हट गई। अब वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से घोलने लगी। अगर तुम ना आती ना बीच में तो आज मेरी बात सेट हो जाती बॉडी गार्ड से। ज़ूबी गुस्से से घोलती मुट्ठियाँ भींचती वहाँ से चली गई। तुम्हारा माई फुट, वो सिर्फ तानिया का है, सिर्फ मेरा। वो गिलास पर अपनी पकड़ सख्त करती गुस्से से बोली। हनी, तुम्हारा प्लान तैयार है? सैम ने सरगोशी से पूछा। सोनिया भी आंखें फैलाए तजस्सुस से behzad को देखकर फिर इसे देखने लगी। हाँ, वो मुस्कुराकर एक अदा से आंखें घुमाकर behzad को देखने लगी। आज की पार्टी के बाद समझो ये दुनिया से आउट। सैम मायने खैजी से बोला। हानिया का दिल धड़क उठा, पर वो हड़बड़ाकर नज़रें फेर गई। इसके सामने कल रात का मंजर घूमा। अपना निचला लब बेदर्दी से दांतों तले दबाए खाली नज़रों से मुलाजमा से बात करते behzad को घोलने लगी। मेरा बस चलता तो मार देता कमीने मिडिल क्लास सड़क छाप को। सैम सुर्ख आंखों से बड़बड़ाया। क्यों यार? इसलिए कि इसने तुम्हें चूसे आम की गुठली कहा? सोनिया ने लब दबाकर शरारत से पूछा। ज़ोरदार कहकहा लगाया। शट अप सोनी, सैम ने गुस्से से झड़क दिया। इसने ख़ुद को समीर से सैम कर दिया था और सोनिया इसकी चचाजाद प्लस मंगेतर थी। दोनों की पसंद से रिश्ता बना था और जल्द ही दोनों निकाह के पाक बंधन में बनने वाले थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई शोर व हंगामा अपने अरूज पर जाता गया। यार, डांस वांस का प्रोग्राम है या सिर्फ ऐसे ही ठूंसते रहना है? दो कपल्स ने आकर हानिया से कहा तो behzad को देखने लगी। 2 मिनट, इसने 2 उंगलियां बुलंद करते इससे कुछ कहा। वाओ हनी, ज़ोबी इसके बुलंद बाजों के मसल्स की फूली रगें देखकर हानिया के कान में घुसी। नॉनसेंस ज़ोबी सुर्ख चेहरे के साथ इसे झड़कती अपना बाजू छुड़ा कर अलग हुई। इसी पल मुलाजमा एक्सक्यूज़ करती इसका मोबाइल इसे थमा गई। तुमने पार्टी घर में अरेंज किया और मुझे इनवाइट नहीं किया, वजह जान सकता हूँ? वो मोबाइल लेकर एक साइड पर आई। मोबाइल कान से लगाते ही हादी की गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। हानिया ने कोफ्त से गहरा सांस लिया। लिसन हादी, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने क्यों तुम्हें इनवाइट नहीं किया पार्टी में। फालतू के झूठ मैं नहीं बोलती। साफ बात है, बस ना मैं इस खुशगवार माहौल में तुम्हें देखना चाहती हूँ और आई एम श्योर ना ही तुम। ठहर ठहर कर बोली। हादी के लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट छप दिखाकर गायब हो गई। इसने जिताती नज़रों से अपने डैड को देखा जो गुस्से से मोबाइल को घूर रहे थे। वो खामोशी से उठकर चले गए। हाँ, अब क्यों तुम्हें मेरा देखना अच्छा लगेगा हानिया खान? इनके जाती हादी रिलैक्स सोफे बैठा LED का वॉल्यूम बढ़ा कर कहता कॉल मुनक़ता कर गया। ढीठ कहीं का, मोबाइल को घूरती रहेगी। ख़बरदार, अब किसी की भी कॉल का मुझे बताया तो, चाहे कॉल डैड की ही क्यों ना हो। मोबाइल मुलाजमा को थमाकर वार्न किया। म्यूज़िक बॉडीगार्ड, वो हाथ ऊपर करती स्टेज पर आकर सीटी बजाती बोली और वो मुस्कुराता इसे देखने लगा। इसी पल behzad के इशारे पर लाउंज की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। लड़कियां और लड़के खुशी से चीखें मारने लगे। मध्यम से सुर्ख रोशनी हर तरफ फैल गई जिसमें सिर्फ एक दूसरे के मौजूद होने का एहसास हो सके। माहौल को महसूस करते सबकी सांसें थमने लगी और धड़कनें म्यूज़िक का काम करने लगी। हानिया खामोशी से सब कुछ देख रही थी। अचानक खामोश फ़ज़ा में गिलासों की खनक और मध्यम मध्यम रोमानवी म्यूज़िक के सुर गूंजने लगे। माहौल का असर हानिया को भी अपने हिसार में जकड़ने लगा। इसकी सांसों की रफ्तार बढ़ने लगी। माथे पर जाने क्यों पसीने के कतरे नमूदार हुए। इसकी धड़कनें बढ़ रही थी और एहसासात ऐसे थे जैसे कोई अपना करीब आ रहा हो। सब कपल्स ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और मुस्कुराते स्टेज पर आए तो कोई जहाँ खड़ा था वहीं झूमने लगा था। हानिया अंधेरे में झूमते लोगों के बीच साकित खड़ी थी। इसके फ्रेंड्स को मालूम था कि ना वो डांस करती है और ना ही ड्रिंक पसंद करती थी। तभी कोई इसे फोर्स नहीं करता था, बल्कि सबके अलग अलग कपल बने हुए थे और वो इन सब के मुख्तलिफ परफ्यूम्स की महक में दबी खड़ी थी।
ہیلز کے ٹک ٹک پر سماتے ٹکائے لب کاٹ رہی تھی. اسے لگا کوئی بہت قریب آ گیا ہے. اس کے دفعتاً اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. اپنی پشت پر موجود انسان کی جرت پر ششدر رہ گئی. وہ جو کوئی بھی تھا اس کی نازک کمر میں آہستہ سے ہاتھ ڈالے سے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکا تھا. اس کی مضبوط انگلیوں کی چبھن اپنی نازک کمر پر محسوس کرتے وہ سانس لینا ہی بھول گئی. کون ہو تم؟ گردن پر تیز دہکتی سانسیں محسوس کر کے وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی. اسٹرا. ایک سرگوشی سے اس کے کان میں ہوئی. اس کے کان کھڑے ہو گئے. بیری. وہ بند ہوتی سانسوں سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی موڑنے لگی تھی. تبھی اس کا دوسرا بازو اس کے کندھے پر آیا. گھمبیر لہجے میں سرگوشی ہوئی. ہانیہ نے آنسو بہاتے جلدی سے سر ہلائے. پیچھے کھڑا وجود مسکرایا تھا. اپنے کندھے پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کرتے اس کے سحر انگیز لہجے نے ہانیہ کو مسمرائز کر دیا. ہانیہ نے اس کی پشت پر سر ٹکاتے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں. وہ مدھم سی سانسیں لیتی مسکرا رہی تھی اور وہ وجود فتح مندی سے مسکراتا سارے ماحول پر نظر ڈال کر اس کی سیکیورٹی پر تمسخرانہ مسکراتا ہوا اسے اپنے حصار میں لیے جھوم رہا تھا. اس ماحول نے سب کو غافل کر دیا تھا اور وہ سب پر نظریں ڈالتا اپنے حصار میں قید کھڑی اپنے اسٹرا کو دیکھنے لگا. وہ بالکل مورتی کی طرح اس کے ساتھ جھول رہی تھی جس پر متبسم لبوں نے اس سے اچانک اس کا رخ اپنی طرف کیا. وہ سانسیں روک کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی. پھر سے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ میں تمہاری دھڑکنوں میں ہوں. روتی کیوں ہو؟ تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا. ہانیہ نے آنکھیں کھولنی چاہیے. وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ میوزک کی لہروں پر جھولنے لگی. میڈم. میوزک بند ہو گیا. ساری لائٹس آن ہو گئی. سب خاموشی سے کھڑے. اسٹیج پر اکیلی کھڑی ہانیہ خان کو جھولتے دیکھ کر دبی دبی ہنسی کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے. یہ سب بہزاد سے برداشت نہ ہوا تو وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر اس کے پاس آیا اور 2-3 بار اس کا نام پکارا. اس کے بعد کندھے سے ہلا کر اسے ہوش کی دنیا میں واپس پٹکا. کیا ہوا بیری؟ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتی بولی. چاروں طرف طوفانی کہے گونج اٹھے. وہ مکمل حواسوں میں آتی ماحول کو سمجھتی بیری کو وہاں نہ پا کر شرمندہ سی ہو گئی. تو وہ اس کا وہم تھا. پر کیسے؟ اس نے تو اسے اپنے دل سے محسوس کیا تھا. بالکل قریب سے اس کے سانسیں محسوس کی تھیں. اس کا دہکتا لمس تھا. اس کی سانسوں کی تپش تھی. لمس سوچ کر ہی وہ لڑکھڑا گئی. بہزاد نے اسے تھاما. آپ ٹھیک ہیں؟ ہانیہ سر ہلاتی سے الگ ہوئی. وہ نظریں جھکائے اسٹیج سے اتری اور خود سے الجھتی سب دوستوں کی معنی خیز نظریں اگنور کرتی ایک کونے میں کھڑی ہو گئی. مجھ سے کہہ دیتی میں ڈانس کرتا تمہارے ساتھ بلکہ دنیا کا خوش نصیب لڑکا تصور کرتا خود کو اور تمہیں کھلی آنکھوں سے یوں خواب تو نہ دیکھنے دیتا. سیم اس کے پاس آتا کہا لگا کر بولا. شٹ اپ سیم. ہر وقت انسان مذاق کے موڈ میں نہیں ہوتا. ایک تو اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی اوپر سے سیم کی بکواس. آئی ایم سوری ہنی. اس ٹوپٹ کی وجہ سے میں تمہیں سوری کرتی ہوں ڈارلنگ. سونیا اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھتی ہوئی بولی اور سیم کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتی وہاں سے لے کر چلی گئی. آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پھر سب ہی رخصت ہو گئے اور وہ نارمل ہوتی سب سے مسکرا کر ہاتھ ملاتی بمشکل اپنے پاؤں پر کھڑی تھی. کچھ ہی دیر میں گھر میں صرف اس کے ملازم اور بہزاد کے علاوہ وہ خود بچی تھی. اس نے بہت مشکل سے خود کو پلان کے لیے تیار کیا. پھر اس نے بہزاد کی طرف دیکھا. وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کی لڑکھڑاہٹ پر اس کی سیاہ آنکھوں میں ناگواری سی اتری تھی. ایک سرد برفیلا تاثر جو کسی کو بھی کپ کپانے پر مجبور کرتے. اس کی جبڑوں کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور ماتھے پر لا تعداد بل تھے. وہ اسے دیکھتی مسکراتی ایک چیئر پر بیٹھ گئی اور اس کی پشت سے سر ٹکا کر اپنی آنکھیں بند کر گئی. میڈم روم میں چلیں. وہ اس کے لہجے میں سختی نوٹ کر کے بمشکل مسکراہٹ دبائے نشیلی سبز آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی. پر مجھ سے تو چلا نہیں جائے گا. اتنی لمبی سیڑھیاں میں کیسے چڑھوں گی؟ بہزاد چلتا ہوا اس کے سامنے آیا. وہ اس کی پاگلوں والی کیفیت کچھ دیر سے نوٹ کر رہا تھا. اسے قریب محسوس کرتے ہانیہ نے اپنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا. تم لے جاؤ مجھے روم میں. اس نے ہاتھ بلند کر کے اس کی طرف بڑھایا. وہ اس کے لبوں سے نظریں ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جس پر اس کی آنکھوں میں مخصوص تبسم کھلا. سر کو خم دیتے اس نے وقفہ لیے بغیر آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط توانا بازو میں بھرا. ہانیہ کی دھڑکنیں اچانک افتاد پر منتشر ہو گئی. خوف زدہ سی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی. چھوڑو مجھے. خود کو اس کی باہوں میں پا کر مچل اٹھی. حالانکہ اس کے پلان کا حصہ تھا پر اس کا لمس. اگر اسے دفع کرنا ہے تو بی ریلیکس ہانیہ. وہ خود کو ہمت دینے لگی اور اس منحوس سیم کے اتنے خطرناک پلان پر لعنت بھیجی. گہرا سانس بھرتے جب بہزاد نے اسے بیڈ پر لٹایا تب اس نے اس کا کالر پکڑ لیا. بہزاد نے اس کی دونوں اطراف میں ہاتھ ٹکاتے خود کو گرنے سے بچایا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراہٹ روکی.
इस खेल से पहले ख़ुद को तैयार तो कर लेती मैडम, हंसकर कहने लगा। हानिया की तो पहली जान हवा हो रही थी। ये बात सुनकर इसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई। कैसा खेल? कौन सा खेल वाइल्ड मैन? वो घबराती हुई इसकी सियाह मुस्कुराती आंखों में देखने लगी और खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरते सामने देखा जहाँ इसके मोबाइल का कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था। बेहज़ाद मुस्कुराता हुआ सर हिलाकर उठा और एलईडी के पास रखे मोबाइल को उठा लिया। हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं मैडम, फिर ये बचकाना खेल है। मेरे जैसा बॉडीगार्ड को गुगली वाले डब्बे से भी ढूंढोगी तब भी नहीं मिलेगा। मोबाइल इसकी तरफ फेंकते वो मुस्कुराया। हानिया गुगली में ही उलझ गई। क्या गुगली वाइल्ड मैन? वो मसनूई गुस्से से चीखती उठ बैठी। अरे मैडम, नाराज़ क्यों होती? ये आपके सामने जो नहीं है मोबाइल, ये गुगली वाला डब्बा जहाँ से सब कुछ मिल जाता है, यहाँ तक कि शादी के लिए नौकरी से छोकरी तक, इससे ढूंढ लें। मेरे जैसा शरीफ मासूम बॉडीगार्ड मिले तो कहना। गुगली? गूगल? वो बुड़बुड़ाई, फिर हैरत से इसे देखा। अगले ही लम्हे इसका कहकहा रूम की फ़ज़ा में खनक कर पैदा हुआ। बेहज़ाद खिसियाकर सर खुजाने लगा। दफ़ा हो जाओ इडियट, जाओ। गूगल को गुगली वाला डब्बा। हंसती हुई तकिया उठाकर इसे मारती हुई बोली। बेहज़ाद मुस्कुराता इसे हंसते देखने लगा। कितनी मासूम थी, खुद से अनजान। मुस्कुराती रहा करें, अच्छी लगती हैं मासूम लड़की। मैं बाहर बैठा हूँ, इसे देखते हुए बोला और बालकनी के ग्लास डोर का लॉक चेक करके पर्दे बराबर कर दिए। खिड़कियाँ बंद करके खामोशी से ख़ुद को तकती हानिया की जानी पलटा। आपके मंसूबे पर दुख बहुत हुआ मैडम। इतना बड़ा बुरा कदम नहीं उठाते। मैं सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, आपका साया हूँ, एहसास हूँ, ये जान लें। जब मैंने ये नौकरी शुरू की थी तब से आपके अगले कदम, आपकी अगली सोच तक रसाई मालूमात रखता हूँ। और अभी जो ये चूसे आम की गुठली जैसे लोग आपको ऐसे मंसूबे बनाकर बता रहे हैं ना, कल फिर यही इश्तहार लगाएंगे आपका। अपने सिवाय किसी को अपना मत समझें और अपनी इज्जत करना सीखें। अगर मैं बुरा होता, कोई कदम उठा लेता तो आप मुझे रोक नहीं पाती मैडम। फिर कल यही लोग आपको बुरा कहते। इसलिए दूसरों की सोच पर चलने से बेहतर है अपने दिमाग की सुने। अगर मैं आपको अपने हुलिये, अपनी गुर्बत, अपनी कम तालीम की वजह से बुरा लगता हूँ, बेशक सर के आते ही मुझे यहाँ से निकाल दें। बेहज़ाद इसके झुके सर उंगलियां मरोड़ने पर नज़रें डालकर दरवाज़ा लॉक करता वहाँ से चला गया। और हानिया कुछ देर पहले के स्टेज पर तमाशे, बेहज़ाद की बातों के ज़ेरे असर बेसुध पड़ी रही। इसकी सियाह आँखें, इसका ठहर ठहर कर बोलना, आँखों में तबस्सुम सजाए अगले बंदे को सहरज़दा करना, यह सब तो इसकी बैरी की निशानियाँ थी। वो सुन से वजूद के साथ कुछ देर बंद दरवाजे को घोलते रही। काश ये सब कुछ सच होता। बैरी, तुम जिंदा होते। वो सिसकियाँ भरती छत को घोलने लगी। बेहज़ाद की बातें सोचते इसे खुद से घिन आने लगी। बेशक वो इसका प्लान नहीं था, पर वो इस पर अमल कैसे कर सकती थी? ठीक ही तो कहता था। कहाँ वो इसके सामने चिड़िया सी, कहाँ वो बॉडी बिल्डर सा। अगर वो बुरा या गंदी जहनीत का होता तो अब तक शायद वो दुनिया में होती नहीं, पर वह ऐसा नहीं था। इसे आईना दिखा गया था कि कोई अपना नहीं होता, सिर्फ अपने आप के अलावा। सोचते हुए मध्यम मुस्कुराहट लबों पर सजाई गहरी नींद की वादियों में उतर गई थी। फिर सारा दिन वो इससे नज़रें चुराती रही और वो बहाने बहाने से इसे चिढ़ाता रहा। आखिर कब तक वो गुस्सा न करती या अपनी चीखने की आदत से बाज आती। अपने डैड की वापसी पर वो डर रही थी कि बेहज़ाद इनसे कुछ कह ना दे, पर हानिया ने शुक्र अदा किया कि इसने कोई ऐसा वैसा जिक्र नहीं किया और हानिया खान वापस से हानिया खान बन गई। अलबत्ता सैम ने जो इसे आइडिया दिया था, इसका नतीजा पूछने पर हानिया ने इसे बुरी तरह झिड़क दिया। सोनिया और सैम दोनों ने इससे माफ़ी मांगी थी। हानिया ने कुछ दिन नाराज़गी जताई, फिर वो ठीक हो गई। अम्मा, रोमैसा खाना लेकर चारपाई पर ज़ईफ़ लागर वजूद वाली रुबीना बेगम के पास बैठी, जिस पर उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली। तुम्हारे अब्बा आ गए रूमी? अपने कपकपाती आवाज़ में पूछती वो रोमैसा की जान निकाल गई। बेसाख्ता इस छोटी सी लड़की की आंखों से गर्म पानी निकला। अम्मा आने वाले होंगे, आप खाना खाएं। इसने आंखें दुपट्टे से पोंछते सूप का चमचा भर कर उनके मुंह की तरफ किया। नहीं, हम तीनों तो साथ खाना खाते हैं ना, तुम क्यों मुझे पहले खिला रही हो? तुम्हारे अब्बा नाराज़ हो जाएंगे। इनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए हमें कि हम साथ खाना खाएं। वो सर नफ़ी में हिलाती इसे सिसकियाँ भरने पर मजबूर कर गईं। ये इसकी माँ की रोज़ की बातें थीं और रोज़ ही वो ऐसे ज़ारो कतार रोती थी। अच्छा, खाना साथ खाएंगे, आप ये दवा खा लें, अब्बा ने कहा है। इसने अपनी माँ के गाल पर हाथ रखते मोहब्बत से कहा तो इसे वीरान नज़रों से देखने लगी। उसने कहा है? खुशी से पूछा गया। हाँ। उसका दिल फटने के करीब हो गया। इसने मुस्कुराते बमुश्किल अपनी चीखें गले में रोकी और उनके मुंह में सिरप का चम्मच डाला।
रोमैसा उनकी आस भरी नज़रों को देख रही थी, जिसमें लिखा था कि कब लाओगी अपने अब्बा को, जो काम पर गए तो कभी लौट कर नहीं आए। वो आंखों ही आंखों से समझती सर हिलाने लगी और इन्हें सूप पिलाकर उनके माथे पर हाथ फेरते उनका मुंह नैपकिन से साफ किया। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये छोटा सा दड़बे नुमा घर एक गरीब मुलाजिम नवाज का था, जिसकी एक ही बेटी थी रोमैसा। वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। रोमैसा अभी 10वीं में थी कि एक दिन इसके बाबा इसे स्कूल ड्रॉप करके खुद मुलाजमत पर गए, मगर उनके खून में लथपथ लाश ही वापस आई। तब से रुबीना बेगम की यही हालत थी। वो अपने शौहर की मौत के बाद बिस्तर से लग गई थी और बाप का साया सर से उठने के बाद कड़ी धूप की तपिश से वो अकेली 15-16 साल की मासूम लड़की घबरा सी गई थी। घर के अखराजात, बिजली, गैस के बिल, खाना पीना, ये सभी से परेशान करने लगे। पढ़ाई छूट गई। माँ दवाओं के लिए बिस्तर से लगी पड़ी थी। इन सब हालात से तंग आकर रोमैसा ने एक फूलों की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। लाइट नहीं थी, गैस नहीं थी, 3 वक्त का खाना नहीं था, फिर भी वो जी रही थी। पढ़ाई को छोड़ने का गम ऐसा था कि सारी सारी रात जागकर रोती रहती थी। थक हार कर इसने सोचा कि जिस तरह घर का वो गुजारा कर रही थी, इसी तरह अपनी पढ़ाई को भी साथ घसीट लेगी। अल्लाह का नाम लेकर इसने फिर से कदम बढ़ाया और प्रिंसिपल से अपने हालात बयान किए, तो उन्होंने इसके सर पर हाथ रखते इतना किया कि इससे प्राइवेट एग्ज़ाम्स देने के लिए इजाज़त दे दी और इसकी फ़ीस भी माफ़ कर दी। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी। एक दिन ठंडी हवा का झोंका इससे टकराया और एक भारी खूबसूरत आवाज़ पर इसने नज़रें उठाईं। सामने सफ़ेद शर्ट और सियाह पैंट में हादी चौहान अपनी खूबसूरत शख्सियत के साथ खड़ा था। एक पल को वो साकित हुई और इसी लम्हे हादी ने भी गुलाब से नज़रें हटाकर इन मासूम कली को देखा। वो इसे देख रही थी। इसकी बड़ी बड़ी नशीली आंखों में देखकर इसकी धड़कनें खुद ब खुद बढ़ गईं। वो इन आंखों में खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। रोमैसा को अपनी बेखुदी का एहसास हुआ तो शर्मिंदा होते सुर्ख चेहरे के साथ नज़रें झुका गई। क्या चाहिए? इसने कपकपाती आवाज़ में हाथ मरोड़ते हुए पूछा था। हादी इसकी कैफियत समझता मुस्कुराने लगा। इसे भूल गया था कि वो यहाँ क्यों आया है, किस वजह से आया है। इसे याद था तो सिर्फ इतना कि सामने मौजूद लड़की नहीं, इसके ख्वाब व ख्यालों की मंजिल है। वो इसके एक एक नक्श को देखता दुनिया से गाफिल हो गया था। तुम, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। रोमैसा ने अपनी बेखुदी पर ख़ुद को कोसते गुस्से भरी नज़रें उठाईं। हादी ने इसकी गुस्से भरी आंखें देखकर अपने जवाब को दिमाग में दोहराया तो खज्जल सा हो गया। सॉरी, मेरा मतलब था कि तुम एक सुर्ख गुलाब का बुके दे दो। वो बात बना गया तो रोमैसा सर हिलाती इसके लिए ताज़ा गुलाबों का बुके तैयार करने लगी। तब तक वो इसके सर पे खड़ा इसके हाथों की कारकर्दगी देखने लगा। बुके लेकर वो चला गया तो रोमैसा को अपने इर्द गिर्द 2 ही वीरानी महसूस हुई। दिल उदास हो गया और वो मायूस होकर बैठ गई। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, वो इसके शहर से आज़ाद भी ना हो पाई थी। फिर से इसकी भारी आवाज़ सुनाई थी। इसने मुस्कुराते अपना वहम समझा और सर उठाकर देखना भी गवारा न किया। रोमैसा, भारी गंभीर आवाज़ में इसका नाम पुकारा गया और वो झटके से उठ खड़ी हुई और अपनी आंखें फैलाकर इस अजनबी को अपना नाम पुकारते सुना।